तो हेलो दोस्तों, मैं आपका सदाब सर, आपके सदाब सर क्लासेस से। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड गुड। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास 10th का चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बोले तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से बोला जाता है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पे, मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, भाई देखो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मैंने बस हिंदी में किताब ली है तो इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे पास दोनों है तो हम दोनों को इसी में समझा देंगे, टेंशन मतलब दोनों एक साथ हो जाएगा। तो मैं अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड वी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड वी, यानी हम और हमारी खनिज ऊर्जा संसाधन जो है, हम इनके बारे में जब बात करें तो हम इनसे कितना मिले जुले हैं, हम इसके साथ कितना घुले हुए हैं, कितना हमारे साथ ज़िंदगी में हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम देखें कहीं ना कहीं एक पिन से लेकर एक जहाज़ तक, जहाँ समझते हैं आप पानी पे जो चलता है। उम्मीद है कुछ बच्चे नहीं समझेंगे लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो पिन से लेकर शिप तक का मतलब क्या है, आप एक छोटी सी सुई ले लो, उस सुई से लेकर एक पानी के जहाज़ तक। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? खनिज से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? खनिज से बनी हुई है। समझ रहे हो ना भाई? एक छोटा सा सुई ले लो या पानी का जहाज़ ले लो, हैं, या बड़ी से बड़ी एरोप्लेन ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खनिज से बनी है। इवन हमारी बॉडी को भी खनिज की ज़रूरत होती है, खनिज यानी कि मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आते हैं कि हमें इस फूड से ये मिलता है, उस फूड से ये मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये था मिनरल्स के बारे में, खनिज कि खनिज जो है पिन से लेकर आप सिप तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? खनिज से जुड़ी है। अब आते हैं ऊर्जा संसाधन को। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? एनर्जी रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज किस तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है? आप देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो और सदाब सर से भी बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहे, सुन तो रहे हो, तो किस भी आप पे कर रहे हो? आपका फ़ोन जो है वो चार्ज है। चार्ज कैसे? चार्जर से। चार्जर कैसे चार्ज हुआ भाई? चार्जर को तुमने बोर्ड में लगाया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई और वायर के थ्रू आपकी फ़ोन चार्ज हो गया, और आपका फ़ोन चार्ज होने के बाद आपने ये वीडियो ओपन करी, वो भी नेट के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है वो भी यूज़ हो रही है आपके फ़ोन के लिए, ताकि आप क्या कर सको, आप मेरी वीडियो को देख सको, है ना? तो वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और तेजी में अभी कमेंट मारो कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, तभी मैं आगे चलूँगा। आ रहा है ना? तो वैसे चलूँगा। देखो, तो हमने बेसिकली इस चैप्टर का मतलब समझ लिया कि खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या होता है। ठीक है, अब वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। अगर हम आपको देखें तो मतलब अगर मैं आपको बताऊँ आगे, तो आप देखोगे, रीडिंग तो कर लेनी चाहिए कभी कभार। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। भाई हमारी रेगुलर जो लाइफ है, उस रेगुलर लाइफ में हम बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगी मेटल्स की कहीं ना कहीं हम घिरे हुए हैं, है ना? तो क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बता सकते हैं? तो जो आपके घर में मेटल से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार। अरे एग्जाम वाला बता रहे, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी कि ज़मीन का जो ऊपर वाला ये ज़मीन है, इसके ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, भूपर्पटी यानी पृथ्वी का ऊपरी परत, जो ऊपर वाली लेयर होते हैं ना, उसे कहा गया है कि विभिन्न खनिजों के योग से बनी है, चट्टानों से निर्मित है। तो ऊपर वाले जो लैंड है ना, यहाँ ये ज़मीन जो है, ये बहुत सारे खनिजों के योग यानी कि बहुत सारे मिनरल्स के मिक्सअप से और बहुत सारी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातु निकाली जाती है। यानी इन खनिजों को कैसे निकाला जाएगा? जब आप बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, या फिर प्रोसेस के द्वारा, समझ रहे हो, प्रोसेस ही कहते हैं ना, रिफाइनमेंट कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ वही बात हो जाती है। तो आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो? आप ज़मीन से निकालते हो, चाहे वो मशीन के थ्रू निकालो, चाहे आप किसी भी थ्रू निकालो। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो, ज़रा मैं इसको मिटा दूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ज़मीन है उसकी जो ऊपर में जो एकदम छोटी छोटी यहाँ पे एकदम बहुत, और कुछ ज़मीन के हिस्से नीचे भी होते हैं, ठीक है, और ज़मीन के इधर भी होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो खनिजों के योग से और चट्टानों से बनी होती हैं, और खनिजों का उपयोग हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, शोधन करके, यानी इनको प्रोसेस करके निकाला जाता है किसी तरीके से, जैसे पेट्रोल वगैरह को ज़मीन से निकाला जाता है और उनका फिर निकाला जाता है। ठीक है, देन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। ठीक है, तो मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, नहीं समझ आया, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, समझ गए। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो मिनरल्स है यानी जो खनिज है वो हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, एक फिर या बड़ा जहाज, सभी खनिजों से बने हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, पिन टू शिप, मैंने बोला ना पिन टू शिप। तो एक छोटी सी पिन से लेकर एक छोटी सी शिप तक, बड़ी से शिप तक के ये किससे बने होते हैं, खनिजों से बने होते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें, सभी खनिजों से बने हैं। ठीक है, तो रेलवे लाइन ले लो, बड़ी चीज़ें ले लो, ये किससे बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, सभी खनिजों से निर्मित होती हैं। ठीक है, आप बड़ी गाड़ियाँ देख लो, ठीक है, आप बड़े जहाज़ देख लो, हवाई जहाज़ देख लो, रेलगाड़ियाँ देख लो, और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला इसने, हवाई जहाज़ और सभी ये सारी चीज़ें खनिज से बनी होती हैं, धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, धरती के अंदर से तो मिल रही है भाई, कहीं बाहर तो नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं कहाँ से भाई, धरती से। और यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं, जिसे हम खाते हैं भाई, होते हैं खनिज, मिनरल्स होते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज हमारी ज़िंदगी का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको खाने से लेकर आप इसको हवाई जहाज़ तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, मिनरल्स। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, बाकी ये स्टोरी वगैरह लिखी हुई है, इसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। लेट्स लुक नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है खनिज क्या है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट व्हाट इज़ मिनरल, व्हाट इज़ अ मिनरल। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आपको ये नहीं करना कि मतलब वीडियो देखनी नहीं है। ठीक है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, इससे थोड़ा साइज को मैं कम कर दूँ, है ना, थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए यार, ये ठीक लगे, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है गाइस, जहाँ भी समझना है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, खनिज, व्हाट इज़ मिनरल, खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। समरूप तत्व, इसका मतलब समझना होता क्या है, ठीक है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ठीक है, और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हो गया हीरा, नरम हो गया चूना तक सम्मिलित होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे तुम दिमाग मत लगाओ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, बस तुम्हें समझना है। तो समरूप तत्व का मतलब क्या होता है, समरूप तत्व का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है, एक जैसा। इसका इंग्लिश में कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से इसको डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं मेरे ख्याल से, नहीं होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस। अच्छा, तुमने साइंस में तो पढ़ा है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है, तो मैं तुम्हें नॉर्मली बताता हूँ। समरूप तत्व क्या है, एक जैसा मतलब होता है। क्या होता है, एक जैसा, यानी जिस चीज़ का एक जैसा कंपोजिशन हो। यानी सुनना मेरी बात, सुनना, अगर कॉपी है साइड में तो कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आगे जाके आपके काम आने वाली है। तो समरूप तत्व का मतलब क्या बताया, एक जैसा, यानी जिस चीज़ का एक जैसा कंपोजिशन होता है,
ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, पढ़ा है ना भाई। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये तो पढ़ा ही है। तो हमने साइंस में पढ़ा है कि भाई जो हेट्रो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को? अगर पता है तो बता देना, नहीं पता मैं बताता हूँ। देखो, हेट्रो होता है अलग अलग चीज़ों का, क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का मिश्रण कह सकते हैं। तो हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग होना, और हेमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। मैंने क्या बोला, इसका मतलब होता है अलग अलग, और इसका क्या होता है, एक जैसा। समझ गए? तो ये आप पढ़ के आए हो, मैं साइंस में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो आप हेमो हेट्रो के बारे में, समांगी विषमांगी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। अलग अलग और एक जैसा है हेमो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई हेमो का मतलब होता है यानी जो एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे नेचुरली अकर होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, एक जैसे नेचुरली अकर होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जिनका एक अपना डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। सुनना मेरी बात सुनना गौर से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने हेमो हेट्रो के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, हेमो हेट्रो की जब बात की गई तो बोला गया कि एक जैसे नेचुरली अकर होने वाले, यानी एक जैसे नेचुरली अकर होने वाले जो दिखते हैं हमें, ठीक है। तो जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जिनका एक अपना डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी जिन्हें हम डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जिन्हें डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि वह इस प्रकार के होंगे। समझ आया? मतलब एक इनका डिफाइनेबल, एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अगर नहीं समझ तो दोबारा बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मैं तुम्हें दो चीज़ें बताई, एक बताया हेमो और एक बताया हेट्रो। हेट्रो का मतलब मैंने बताया अलग अलग, और हेमो का मतलब मैंने तुम्हें बताया एक जैसा बताया। ये बताया, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक जैसे अलग अलग एक प्राकृतिक रूप, नेचुरली अकर, ठीक है। तो नेचुरली अकर होने वाली जो सब्सटेंस है, जो नेचुरली अकर होते हैं अपने आप, ठीक है, जो सब्सटेंस है जिनका एक अपना डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी जिन्हें हम इसका मतलब क्या बोला मैंने, यानी जिन्हें हम लिख लेना, यानी जिन्हें डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया, जिन्हें डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। कि वह कि क्या स्ट्रक्चर दिया, क्या दिया गया, कि वह इस प्रकार के होंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये इस प्रकार के पाए जाएंगे। तो जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं मिनरल। समझ गए? नहीं समझ आया? बताओ, नहीं आया दोबारा बता दूंगा, समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार क्या बोला, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, एक समरूप तत्व है, होमोजीनियस सब्सटेंस है। हेमो और हेट्रो दोनों बता दिया, ठीक है। तो जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, एक नेचुरली अकर सब्सटेंस होता है जो खनिज प्रकृति से अनेक रूपों में पाया जाता है। तो हमें अलग अलग, जैसे हमें लिक्विड में मिल सकता है, सॉलिड में मिल सकता है, ठीक है, हमें हार्ड मिल सकता है, हमें सॉफ्ट मिल सकता है। तो अलग अलग चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। जैसे कठोर हार्ड हीरा हो गया और सॉफ्ट हमारा चूना हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है मिनरल में तो मुझे आप बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खनिज का समझ आ गया है ना। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखो, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। भाई चट्टानों के विषय में आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा चट्टानों के विषय में बताओ जरा। पढ़ा ना? अभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अरे रॉक्स के बारे में तो पढ़ के आए यार हम, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो। आप चट्टानों के विषय में पढ़ चुके हैं। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। चट्टाने क्या होते हैं मैंने भी बताया, पीछे बताया कि चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं, यानी उनके मिलने के बाद होता है। और कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, कुछ जो है
कुछ एक ही से बने होंगे और कुछ बहुत से मिले होंगे, मिक्सर होंगे, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के योग होती हैं। कुछ तो है भाई एक की बनी होगी, कुछ तो बहुत सारी की बनी होगी। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, 2000 अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल एक ही खनिज का बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर में एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आगे देखो क्या कहते हैं। तो एक खनिज जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। क्या है? भौतिक और रासायनिक अभी मैं समझाऊंगा, ये बता दे रहा हूँ मैं पढ़ के। इसके फलस्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। बस यहाँ तक बताना है मुझे। देखो यहाँ पे समझना इस चीज़ को, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पत्थर, चाहे मिट्टी ले लो या ज़मीन, ठीक है, जो पत्थर होता है, जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, तो वहाँ पर उनके अंदर मिनरल्स होता है। क्या बोला मैंने भाई? पत्थर है, ठीक है, पत्थर है या फिर मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, मिट्टी है, या फिर ज़मीन, लैंड है। सॉइल हो गया, लैंड हो गया, या फिर आपका ब्रिक्स हो गया, पत्थर जो भी है। तो बड़े बड़े जो चट्टान पत्थर जो होते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो ऊपर उसके जो रॉक्स है, उसके ऊपर एक ही मिनरल्स भी हो सकते हैं। भाई मैंने क्या बोला कि सॉइल है और जो लैंड है, इसके नीचे जो है मिनरल्स है, तो क्या हो सकते हैं? वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो मिनरल्स है वो एक ही मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन। क्या बोलने वाला? लाइमस्टोन, इसे हम हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। लिखा है यहाँ पे चूना पत्थर, लिखा था सर कहीं पर। तो लाइमस्टोन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लाइमस्टोन की बात की गई है। तो लाइमस्टोन में सिर्फ लाइमस्टोन के मिनरल्स ही होते हैं, समझ गए? इसको मिटाओ जरा। मैं क्या बोला मैंने? वाली क्या बोला? लाइमस्टोन में जो होता है, लाइमस्टोन में तो लाइमस्टोन में सिर्फ लाइमस्टोन के मिनरल्स मिलेंगे, और कुछ, मैंने यहाँ समझ आया, तो सिर्फ कुछ ही, और कुछ होंगे ऐसे रॉक्स होंगे जिनके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे क्या मैंने बोला? रॉक्स जो है मिनरल्स वन और मोर देन वन, और ठीक है, तो एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, रॉक्स। तो रॉक्स में मिनरल्स, अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एक जैसे मिनरल्स पाए जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एक जैसे मिनरल्स पाए जाएंगे। उसमें भी कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जैसे वो भौतिक और रासायनिक पर भी डिपेंड करते हैं। जिसमें भौतिक और रासायनिक पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल और शायद केमिकल समथिंग कुछ होता है, फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? भौतिक और रासायनिक, इस पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे आप डेजर्ट वाला एरिया देख लो, कौन सा एरिया? डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में हम जाएंगे तो वहाँ पे फिजिकल कंडीशन जो होगी, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है? वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा भाई, ठीक है, जिससे वहाँ पे कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाएंगे जो हाई टेम्परेचर में फॉर्म होते हों। मैंने क्या बोला कि भाई कई जगह तो भाई जैसे लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन के अंदर जो मिनरल होंगे वो सारे लाइमस्टोन के होंगे, और कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे, कुछ रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे, कुछ रॉक्स के अंदर ऐसे मिनरल होंगे, कुछ रॉक्स के अंदर ऐसे मिनरल होंगे जिसमें एक या एक से ज़्यादा और पाए जाते हैं, और का मतलब क्या होता है? अयस्क कहते हैं इसे, अयस्क, ठीक है, अयस्क कहते हैं। अभी हम इसके बारे में समझेंगे। तो मैंने क्या बोला भाई? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? उस जगह के फिजिकल, ठीक है, फिजिकल वाले एरिया पे डिपेंड करती है कि वो एरिया कैसा है वहाँ पे। अब जैसे मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट में टेम्परेचर क्या होगा? डेजर्ट में टेम्परेचर बताओ? डेजर्ट में टेम्परेचर होगा हाई होगा भाई, है ना? डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होगा। तो अब डेजर्ट के कंपैरिजन में देखें तो डेजर्ट में हमेशा फिजिकल कंडीशन हमेशा टेम्परेचर आएगा, तो जिससे वहाँ पे कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाएंगे जो हाई टेम्परेचर में फॉर्म होते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कॉपर। क्या बोला मैंने? कॉपर। तो कॉपर जो है डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा। कहाँ जाएगा? डेजर्ट एरिया में हमेशा पाया जाएगा कॉपर, ठीक है।
तो वहाँ का फिजिकल और केमिकल कंडीशन, वहाँ का फिजिकल और केमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ का रॉक्स में किस तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। किसी भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस एरिया का जो हिस्सा होता है जहाँ पे वो है एरिया, उस एरिया का फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन, क्या, केमिकल कंडीशन, फिजिकल और केमिकल कंडीशन डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। तो मैंने बोला राजस्थान की, राजस्थान के अंदर डेजर्ट की बात करी, तो डेजर्ट में कौन सा पाया जाएगा, डेजर्ट में कॉपर पाया जाएगा, क्योंकि वो उसी हाई टेम्परेचर में फॉर्म हो सकता है, इसलिए वो वहाँ पे पाया जाएगा। समझ गए मेरी बात, बताओ। समझ गया ना भाई, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको पूरा बता दिया ये अच्छे से कि आप चट्टानों के विषय में देखेंगे तो चट्टान खनिजों के समरूप तत्व होते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया था। और आज ये चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती है, बहुत सारी चट्टानों का योग भी हो सकती है, और 2000 से अधिक खनिजों का पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला इसमें लाइमस्टोन की बात कर लेंगे, इसमें जैसे लाइमस्टोन पाया जाता है। और एक खनिज ऐसे भी होते हैं जिसमें निश्चित तत्वों का योग होता है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक, तो अलग अलग तत्व होते हैं उसके अंदर, और भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसके फलस्वरूप खनिजों में अलग अलग हमें रंग देखने को मिलते हैं, कठोरता, चमक, घनत्व, ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती है। ठीक है भाई, समझ गए। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, नहीं आया, फिर भी नहीं आया कमेंट करो, मैं भी बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते, आगे है क्या है भाई, भूगोलविद व भूविज्ञानी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोग्राफर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों को समझाऊंगा मैं, दोनों को समझाऊंगा। जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिक्स, दोनों को समझना बढ़िया एकदम। जियोलॉजिस्ट है यार, सॉरी एक मिनट, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट, दोनों को बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली। देखो, जियोग्राफर्स क्या होते हैं, किताब में जगह है तो वहाँ लिख लो, वरना कॉपी में लिख लो। जियोग्राफर्स क्या है, ये वो लोग होते हैं जो मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बस ऐसे बोला जाए, समझ गए। कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं, तो जो मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं, जो खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। समझ गए, वेरी गुड। तो हम इसको और कह सकते हैं, यानी मिट्टी जो होती है, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी की जो परत होती है, और ठीक है, तो मिट्टी की जो परत होती है उन्हें स्टडी करने का काम करते हैं। और क्या बताया, और ये बताया कि ये अर्थ में तो ये तो समझ आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। जियोग्राफर्स हो गया, है ना। आगे है अपना जियोलॉजिस्ट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। नहीं, पहले इसके बारे में और बता दूँगा। तो जियोग्राफर क्या मैंने बोला कि जो मिनरल्स होते हैं वो जो अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाते हैं मिनरल्स, अर्थ वाले जो स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो मिनरल्स यानी अर्थ में पाए जाते हैं उन्हें स्टडी करते हैं, यानी मिट्टी की जो परत होती है, ठीक है, उसे स्टडी करते हैं। और अधिकतर ये अर्थ के ऊपरी सतह पर काम करते हैं, अर्थ के ऊपरी सतह पर काम करते हैं, और ये पूरा अर्थ को स्टडी करते हैं, पूरे के पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं। समझ गए भाई, समझ गए। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं आपको ये को दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जो जियोग्राफर्स होते हैं ये मिनरल्स को क्या करते हैं, अर्थ के अंदर जो पाए जाते हैं उनको स्टडी करने का काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कहते हैं उसको, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उस पर काम करते हैं और पूरे अर्थ को कर लेते हैं। अब दूसरा आ जाओ जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये मिनरल्स को स्टडी करते हैं। किसको, मिनरल्स को।
सिर्फ मिनरल्स को, ठीक है। ये अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको, और जो मिनरल्स अब आ गया है बाहर, जो मिनरल्स अब आ गया है बाहर, उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मिनरल कैसा है, कब पाया गया है, कहाँ से मिला, इसका क्या कंपोजिशन है, ठीक है। उसके बारे में बेसिकली काम, जो भी, जैसे देखो मैंने बोला कि भाई अर्थ से मिनरल्स निकाल दिया, काम करने स्टडी करा कि भाई यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ नहीं है, तो देख के निकाल दिया। अब निकालने के बाद उसको भी तो स्टडी करना है, तो वो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? बताओ, देखो क्या करें। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन करते हैं, भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं, ठीक है। भूपृष्ठ से एक अंश के रूप में निकालते हैं। और भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण की खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु, तो जो निकला, जो मिनरल्स निकला उसकी निर्माण प्रक्रिया कब बना था वो, उसकी एज, ठीक है, भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित की जानकारी रखते हैं कि भाई वो कैसे बना है, कैसे नहीं बना, कहाँ पाया गया। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी बता देना। तो आगे चलते हैं भाई, कॉपी रख लेना अपने बगल में भाई, मैं बता रहा हूँ कि फिर याद भी तो रहना चाहिए ना तुम्हें। सामान्य में वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ बोला गया है कि जनरल एंड द कमर्शियल पर्पस मिनरल कैन बी क्लासिफाई एज अंडर। तो जनरल और कमर्शियल तरीके से भी इसको डिफाइन किया गया है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है भाई इंग्लिश वालों, हाँ बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी बता देना, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो भाई लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पार्ट में बना दूँ या फिर लंबी एक ही बार में बना दूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को समझना होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, पहले इसको मिटा देता हूँ। पेंसिल है, पेन है, जो भी है उसे रख लो अपने बगल आसपास में, ठीक है। समझा रहा हूँ मैं। पहला है मिनरल्स को क्या बताया, मिनरल्स को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, लिख देते हैं यहाँ पे ना, काम आएगा भाई। इंग्लिश वाले बोलेंगे हमें तो नेगलेक्ट किया जा रहा है। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है भाई। तो इसको समझना भाई क्या होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो 3 तरह से डिवाइड है। कितने तरीके से? 3 तरह से डिवाइड है। एक मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है और एनर्जी है। अब मेटेलिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है लो धातु, जिसे हम कहते हैं फेरस मिनरल। क्या कहते हैं? फेरस मिनरल, ठीक है। दूसरा होता है नॉन फेरस। क्या होता है? नॉन फेरस। नाम का थोड़ा याद रखना, इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, और तुम हिंदी वाले, जरूरी नहीं कि भाई हिंदी में याद करोगे, थोड़ा नाम तो कम से कम इंग्लिश में याद रख सकते हो। फेरस, देखो फेरस कितना प्यारा लग रहा है, लोह धातु, समझ रहे हो? तो जिसमें लोहे का अंश होता है, बस एज सिंपल एज दैट, खत्म। अच्छा, पहले मैं ये तो बता दूँ कि भाई मिनरल्स की धातु के बारे में। पहले देखो मेटेलिक क्या होता है। मेटेलिक यानी कि धातु क्या होता है। तो वो सारे मिनरल्स जो मेटल के होते हैं, वो सारे, धात्विक मतलब क्या, वो सारे खनिज जो किसके होते हैं, जो मेटल के होते हैं, जो मेटल के होते हैं, ठीक है, जो मेटल के होते हैं। और एक धातु यानी हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर मेटेलिक होता है। ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है। मेटेलिक क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिनके ऊपर क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है। समझ गए क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने बोला मेटेलिक के बारे में। मेटेलिक के बारे में मैंने ये बोला कि भाई ये वो सारे मिनरल्स होते हैं जो मेटल के होते हैं। किसके होते हैं? वो मेटल के होते हैं। और एक, यानी हम इसको हिंदी में बोलते हैं धातु के होते हैं, ठीक है। यानी एक हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इसके ऊपर हार्ड सब्सटेंस जिनके ऊपर मेटेलिक होता है। एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिनके ऊपर क्या होता है? मेटेलिक होता है। धातु समझ गए? समझ आ गया ना? तो वो सारे मिनरल्स जो मेटल होते हैं,
जो एक धातु यानी कि हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर मेटलिक होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या फेरस के बारे में। फेरस, ठीक है, फेरस क्या होता है? तो ये वो सारे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेन रहता है, जिनके अंदर आयरन कंटेन रहता है। ठीक है, बस सिंपल, ख़त्म। और क्या, ऐसी है। तो जिनके अंदर आयरन कंटेन रहता है। अब जैसे आयरन की बात करें तो आयरन भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। आयरन की मैं अगर मैं बात करूं तो आयरन भी एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है। तो तुम बोलोगे आयरन को यहाँ रखा गया है और कॉपर को यहाँ रखा गया है, तांबा ही बोलते हैं ना उसे। हाँ, तो आयरन को यहाँ रखा गया है और कॉपर को यहाँ रखा गया है, ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ हाँ हाँ, तो समझो मेरी बात। तो जिनके अंदर आयरन कंटेन रहता है, अब जैसे आयरन तो मेटल है ही और कॉपर भी मेटल है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आयरन का क्या डिफरेंस है? ठीक है, आयरन का डिफरेंस। तो आयरन जो बोला है हमने, तो आयरन जो होता है वो लोह धातु होता है क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है, ये था फेरस। फेरस क्या बताया मैंने? जिसके अंदर लोहे पाए जाते हैं, लोहे का अंश पाया जाता है, वो लोहे अंश हो जाएगा मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें। और कॉपर क्या है? हाँ, कॉपर क्या है? कॉपर एक नॉन फेरेंस है। क्या है? नॉन फेरेंस, जिसके अंदर बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसके अंदर आयरन कंटेन नहीं होता, आयरन कंटेन नहीं होता, वो होगा नॉन फेरेंस। जैसे शीशा हो गया, जस्ता, कॉपर वगैरह। समझ गए भाई? ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। हाँ, अब आ जाओ। नेक्स्ट, इसमें बहुमूल्य। बहुमूल्य यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। बहुमूल्य को बोलते हैं प्रीसियस। क्या बोलते हैं? प्रीसियस। प्रीसियस मेटल जो होते हैं, प्रीसियस मेटल क्या होते हैं? गोल्ड हो गया, चांदी है ना, प्लेटिनम, ये प्रीसियस मेटल है। बस खत्म। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों समझा दिया, तीनों बता दिया। फेरस, फेरस क्या होगा? जिसके अंदर आयरन कंटेन होगा। नॉन फेरस क्या होगा? जिसके अंदर आयरन कंटेन नहीं होगा। और ये बहुत प्रीसियस होते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह, मतलब मैं गोल्ड की बात की जा रही है। अब यहाँ पे कह रहा है, हाँ, तो ये नॉन मेटेलिक के बारे में तुम्हें मैं बता रहा था। नॉन मेटेलिक क्या है? तो वो सारे मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं पाया जाता। नॉन मेटल नाम से समझ आ रहा है, जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? मेटल नहीं पाया जाता। अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, ये सब। ठीक है, समझ गए ना? तो वो सारे मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं पाया जाता। अब क्या है ये क्या होता है? एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये मिनरल्स होते हैं क्या? बताओ, किसी को पता है? बेसिकली क्या होता है? एनर्जी नाम से पता चल रहा है। तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया। ठीक है, समझ गए ना? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है कोयला वगैरह से, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये हो गया अपना ऊर्जा खनिज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, यार ये तो बहुत लंबी वीडियो होगी इतनी भी, तो इसी में देखते हैं कितना हो जाएगा। हाँ, अब भाई नेक्स्ट टॉपिक है जहर, मतलब मस्त वाला। पेंसिल, पेंसिल आ गई मेरी, पेंसिल भाई, रबड़ मिटाओ जल्दी से। खनिजों की उपलब्धता टॉपिक का नाम है। ठीक है, समझना भाई इसको। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, यानी खनिजों की उपलब्धता कहाँ पर है, अवेलेबिलिटी की बात करें, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे कैसे पाई जाती है, बेसिकली उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, खनिज कहाँ पाई जाती है? वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड। ठीक है, ये पढ़ना है भाई, देख लो अच्छे से समझ लेना। सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अब आगे मैंने आपको बताना अयस्क आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अयस्क क्या होती है, जिसे हम ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स। ओट्स नहीं, ओर्स, ओर्स। तो खनिज
सामान्य किसी में पाए जाते हैं, अयस्क में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोला इसने, क्या बोला कि किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण, जो मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है, तो उसके लिए अयस्क का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली सी दिख रही है मुझे, तो यही बता देता हूँ होता क्या है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, ठीक है, और लिख लेना। मिनरल्स हमें ओर्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ओर्स में पाए जाते हैं, यानी वह एक रॉ फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है मिनरल्स? मिनरल्स किस फॉर्म में होता है? एक रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, एक रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें मिट्टी भी होती है। क्या होती है? जिसमें मिट्टी भी होती है। ठीक है, एक रॉ फॉर्म होता है जिसमें मिट्टी भी होती है और कुछ वेस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये खनिज है। खनिज क्या होता है? एक रॉ फॉर्म होता है जिसके अंदर कुछ मिट्टी भी होती है और वेस्ट पार्टिकल भी होते हैं। वेस्ट भाई, एकदम से तुम ये सोचोगे ज़मीन से निकाला, एकदम बढ़िया निकल गया, तुम सोचोगे बना बनाया मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। बनाने के लिए सब्जी को काटना पीटना पड़ेगा, मसाले डालने पड़ेगा, तभी जाकर मेहनत लगेगी ना। तो एक रॉ फॉर्म होता है जिसके अंदर मिट्टी भी पाई जाएगी और वेस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाएंगे, और उन सबको प्रोसेस करने के बाद उन सबको मैं समझा रहा हूँ ओर्स के बारे में, समझना भाई, मिनरल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो बहुत डीपली में बता रहा हूँ तुम्हें, डीपली में। तो इन सबको प्रोसेस करने के बाद हमें कोर मिलता है। क्या मिलता है? हमें कोर मिलता है। ठीक है, कोर मिनरल मिलता है। और अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनरल्स है वह जो ओर है, इसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो, या फिर पूरा का पूरा ओर सी हो। ठीक है, अरे कोर क्यों बता दिया मैंने, ओर बनेगा, ओर। ठीक है, ये ओर है, ओर। तो मैंने क्या बोला, हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद ओर मिलता है। मैंने क्या बोला, खनिज जो होते हैं उसके अंदर रॉ फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म में पाया जाता है। रॉ फॉर्म में यानी मिट्टी भी मिलेगा हमें और वेस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। इन सबको प्रोसेस करने के बाद हमें ओर मिलता है। क्या मिलता है? ओर मिलता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनरल्स हैं वो पूरा का पूरा ओर भी हो सकता है, वो पूरा का पूरा जो मिनरल्स है वो पूरा का पूरा ओर भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट गाइस। तो जो मिनरल्स है वो और भी हो सकता है, इसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा ओर्स हो सकता है, तो एक ही मिनरल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला कि भाई पूरा का पूरा वो ओर्स, पूरा का पूरा एक ही मिनरल्स का होगा, तो उसमें अंदर डिफाइन होंगे अलग अलग। तो प्रोसेसिंग के बाद, किसके बाद? प्रोसेसिंग के बाद ओर से मिनरल्स को निकाला जाता है। समझ गए? तो प्रोसेस करने के बाद ओर में से किसको निकाला जाता है? मिनरल्स को निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ओर को प्रोसेस करते समय वह कमर्शियली वायबल होना चाहिए, ये समझना। क्या बोला मैंने? ओर्स को प्रोसेस करते समय वो किताब में लिखा होगा ये, कमर्शियली वायबल होना चाहिए। कमर्शियली वायबल का मतलब पता है आपको क्या होता है? किसी को पता तो बताओ ज़रा जल्दी से। नहीं पता यार? कमर्शियल वायबल होता है यानी जैसे आपने KGF मूवी देखी है, सबने देखी है? बताओ भाई, ओए बच्चों, नहीं देखी? KGF मूवी देखी। KGF मूवी की फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। यही तो है भाई। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कमर्शियली वायबल होना चाहिए, यानी आपने कोलार गोल्ड में से मिनरल्स माइंस कोलार जो गोल्ड है यहाँ से आपने माइंस करा, माइन, ठीक है, यानी ज़मीन को खोदा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रॉफिट बचना है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो बचना चाहिए। पता चला आपने क्या करा, 1 करोड़ खर्च कर दिए और आपके पास माल कितने गया? बताओ, नुकसान नहीं हो गए ना भाई। आपको पता है एक ज़मीन के अंदर नीचे गोल्ड पड़ा हुआ है, अब आपने खर्च करा इतना लेकिन आपको मिला इतना, तो लॉस है ना। तो फिर फ़ायदा क्या है? समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए, कमर्शियली वायबल होना चाहिए, यानी आपका उसमें फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो एक बारी क्या करें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें। तो मैंने क्या बोला कि जो मिनरल्स होते हैं वो एक रॉ फॉर्म में होते हैं, वो एक रॉ फॉर्म में होते हैं जिसके अंदर मिट्टी भी हो सकती है और वेस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो इनको प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है ओर्स। क्या मिलता है? हमें ओर मिलता है। ठीक है, अब ओर जो होते हैं वो एक तरह के ओर्स भी हो सकते हैं, यानी पूरा का पूरा ओर भी हो सकता है, और थोड़ा मिक्स भी उसमें हो सकती है, अलग अलग ओर्स भी पाए जाते हैं। तो इनको प्रोसेस करने के बाद हमें मिल जाता है, ठीक है, मिनरल। और जब मिलता है मिनरल तो वो एक कमर्शियली वायबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कमर्शियली वायबल नहीं हो तो अब पता चला आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया लेकिन आपको बहुत कम मिला। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी बता देना। आगे चलते हैं, अब ये कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है वो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो पहला तो देखो, ये जब अयस्क में खनिजों का विसर्जन पर्याप्त मात्रा में हो, खनिजों खनन की सुविधा में इनके निर्माण संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए तो जब हम माइनिंग करते हैं तो उसका मूल्य निर्धारित होता है। और मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है। खनिज पाए जाते हैं, तो बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। खनिज अक्सर निम्न सेलों में समूह प्राप्त होते हैं, तो किस तरह से कैसे पाया जाता है वो समझना है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँ, एक मिनट देखो नोट्स आ गया। अरे नोट्स कहाँ आ गया? ना सॉरी। तो हमें वो तो नोट्स तो मिल नहीं रहे, इसी में देखते हैं। पहला है कैसे पाया जाता है। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। जैसे आप ये देखोगे ज़मीन, ये नहीं, ये ज़मीन, जैसे आपने देखा ये ज़मीन है। ठीक है, तो समझना इसको भाई, बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ मैं। तो छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में भी पाए जाते हैं। इंग्लिश में हम बोले तो इसे वेन्स और लोड्स, वेन्स एंड लोड्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है, समझना इसे, जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ है तो हमारा उसकी जो नीचे हमारा जो अर्थ है, तो हमारा जो जैसे अर्थ है, अपना अर्थ के नीचे क्या है? अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, और उसके नीचे क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। और उसके बाद फिर क्या है? कोर मेटल। ठीक है, ये सब पता है हमें, पता है भाई, पता है। तो मेटल जो होता है वो मैग्मा जैसा होता है। कैसा होता है? मैग्मा जैसा होता है। कैसा होता है? मैग्मा जैसा होता है, जो कंटिन्यूसली नीचे से हीट प्रोवाइड करता रहता है। समझना मेरी बात, समझना। मैंने बोला हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे अपना मेटल है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट के बाद फिर मेटल, और मेटल के नीचे कोर है। ठीक है, अब ये जो मेटल होता है ये मैग्मा की तरह होता है, ज्वालामुखी की तरह। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? जो हमेशा हीट देता रहता है। क्या देता रहता है? कंटिन्यूसली हीट देता रहता है। और जिससे क्या होता है, जैसे सॉइल के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। सॉइल के ऊपर क्या आते हैं? क्रैक्स आ जाती हैं, और जिससे मिनरल्स जो है वो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसीय फॉर्म में, यानी कि गैस के फॉर्म में या एक लिक्विड के फॉर्म में, या तो गैस के फॉर्म में या तो लिक्विड के फॉर्म में, तो वह ऊपर आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं इवेपोरेट के थ्रू। भाई हीट मिलेगा, नीचे से हीट मिल रहा है उसे, नीचे से हीट मिल रहा है। हीट मिलने के बाद क्या होगा वो बताओ? या तो क्रैक्स पड़ेगी, मिट्टी के ऊपर क्रैक्स पड़ेगी, और मिट्टी पे क्रैक्स पड़ने के बाद वो तो लिक्विड फॉर्म में है तो इवेपोरेट होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और क्रैक्स में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, और सूखने के बाद एक मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए। नीचे से हीट मिलती है मैग्मा से कोर को, और फिर जो ज़मीन होती है, नीचे ज़मीन के नीचे क्या है? ज्वालामुखी। तो एक तरह से गर्मी, तो हीट मिलती है। हीट मिलने के बाद जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं?
ही लिक्विड के फॉर्म में कह लो, या आप उसको लिक्विड फॉर्म, या तो आप उससे कैसे कह लो, लिक्विड बताता था और क्या बताता यार, भूल गया मैं। हाँ, इवेपोरेट होके लिक्विड के फॉर्म में वो क्रैक्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेन्स और लोड्स में भी पाए जाते हैं। वेन्स में क्वांटिटी कम हो जाती है और लोड्स में ज़्यादा हो जाती है। बस समझ आ गया? बताओ। तो मैंने आपको वेन्स और लोड्स वाला बता दिया कि भाई हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्रस्ट है, फिर क्रस्ट के नीचे, अर्थ के नीचे क्रस्ट है, फिर क्रस्ट के नीचे मेटल है, फिर मेटल के बाद कोर है। तो अब यहाँ पे जो मेटल है वो मैग्मा की तरह होता है जो उसको हीट प्रोवाइड करता रहता है, जिससे ज़मीन के अंदर क्रैक्स आते हैं। तो इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट होके वो एक लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, फिर वो सूखने के बाद मिनरल्स बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे निकाल लिया जाता है आराम से। समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया वेव्स और लोड्स के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा है अनेक खनिज। अब सारी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में परत में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षेत्रीय परतों से निक्षेपण होता है। इसको समझना भाई, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा अर्थ है, क्या ये पूरा, बताओ। ये सब इंग्लिश में कहते हैं बेड्स एंड लेयर्स, बेड्स एंड लेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो जैसे हमारा अर्थ है पूरा एक केक है, क्या ये अर्थ एक पूरा एक केक है, हमने एक पीस इसमें से निकाल लिया, हमने एक इसमें से पीस निकाल लिया, ये पूरा अर्थ है एक केक की तरह है। इस केक पीस में से हमने एक केक पीस में से निकाल लिया। ठीक है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा क्या होगा, ये सॉइल है, क्या है, सॉइल है, और उसके नीचे मिट्टी है, ये ऊपर सॉइल है और उसके नीचे ये मिट्टी है। ठीक है, क्या है भाई, मिट्टी का एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा लेयर है जिसमें पूरे में मिनरल्स है। क्या है, मैंने क्या बोला भाई, ये अपना अर्थ का एक केक पीस है, उसमें से हमने एक ये पीस निकाला है। तो ऊपर हमारा सॉइल है, सॉइल के नीचे ऊपर हमारा एक लेयर है, ठीक है, ज़मीन वाला हिस्सा, उसके नीचे मिट्टी है, उसके नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि भाई उसके ऊपर सॉइल है, उसके नीचे मिट्टी है, और फिर एक ऐसा लेयर है जिसमें पूरे में मिनरल्स है। अब हमने क्या करा, उस मिनरल्स को अब जो मिनरल्स है, ठीक है, अब जो मिनरल्स है, मिनरल्स किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो कोयले की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या तो जिप्सम की फॉर्म में हो सकता है, या तो वो पोटेशियम की फॉर्म में हो सकता है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, माइन करेंगे। क्या करेंगे, माइन करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा, मैं इसमें एक और बड़ा सा बना देता हूँ। तो हमने ये एक केक पीस था, अब इसे हम निकालने क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये कट गया, सॉरी, इतना, यहाँ से एक टनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टनल। समझ रहे हो टनल क्या होता है, लिफ्ट के थ्रू टनल बनाएंगे, टनल के थ्रू यहाँ से इसको सारे माल को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो टनल क्या है, नीचे जाकर उसे खोदेगा। ठीक है, मतलब टनल के थ्रू हम नीचे जाएंगे और खोद के लिफ्ट के थ्रू से ऊपर करके लेके नीचे आ जाएंगे। तो ये होता है बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में। समझ गए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, पेंसिल मिटाना है भाई। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा देखो, समझा रहा हूँ, पढ़ना तो आपको खुद ही है भाई। तीसरा यही बनाया तो मैं इसका, अच्छा लग रहा है ना। एग्जाम्पल ले देते हैं, बॉक्साइट। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। वही चट्टान ही है ये। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बताया कोई, रेजिडुअल मासेस। ठीक है, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर, ठीक है, एंड मिनरल एंड मटेरियल, रेजिडुअल मास एंड वेदर मटेरियल। समझना इसको। जैसे ये ज़मीन आपके सामने दिख रही है क्या, ये ज़मीन है,
इसके अंदर मिनरल्स है। क्या है इसके अंदर? मिनरल्स है। ठीक है, अब मिनरल्स बॉक्साइट भी हो सकता है, और बॉक्साइट अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे पाया जाता है? बॉक्साइट अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, के बॉर्डर पर ज़मीन है ना, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो मतलब क्या बोला कि भाई मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश और क्या बोला मैंने? और छत्तीसगढ़ की बात कही, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, यानी प्लेट्यू के ऊपर वाली जो सॉइल है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है, इसके ऊपर जो सॉइल है, ठीक है, वो बहुत पोर्स होती है। क्या होती है? बहुत पोर्स होती है, छिद्र होती है। ठीक है, जो पानी को नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है। और क्या बताया? तो पोर्स के साथ लूज रॉक्स भी जो होती है वो बह जाती है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई बरसात हुई तो हुई, तो पानी को नीचे एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो लूज क्या होगी? रॉक्स होगी, वो भी क्या हो जाएगी? चली जाएगी ना भाई, तो वह भी बह जाती है बारिश के साथ। ठीक है, तो वह एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, और सॉइल जो होती है वह बह जाती है, तो मिट्टी बह जाती है। लेकिन जो उसके ऊपर और पाया जाता है, मैंने क्या बोला? इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ से, हाँ ठीक है, मिनरल्स है। अब बारिश हुई तो पानी तो नीचे एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो लूज सॉइल होगी वो बह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? ये इतना बड़ा सॉइल होगा, सॉइल तो ये बह जाएगा। अब इसके ऊपर जब सॉइल बह जाएगा तो ऊपर ऊपर हमें क्या बच जाएगा? मिनरल्स बच जाएगा। तो इन मिनरल्स को क्या करेंगे? हैं बताओ? तो ये मिनरल्स क्या होते हैं? बह कर नहीं जाता, और फिर हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बॉक्साइट का बताइए। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बताओ, सोच लो दोनों पार्ट में बना दूँ, 50 मिनट तो यही हो गए इसको समझाते समझाते। एक और बताता हूँ, है ना। आगे देखो, पहाड़ियों की बात की जा रही है, ये भी बढ़िया है, समझाता हूँ मैं इधर। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, मिट जाओ, बना दो डायग्राम बढ़िया सा। बताओ, तुम बोलोगे तो बनाऊँगा, वरना नहीं बनाऊँगा। नहीं बनाऊँ? बना देता हूँ यार, गुस्सा मत हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बताओ, बढ़िया लग रहा है ना। इसे बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट। समझना भाई क्या होता है एलुवियल डिपॉजिट। तो ज़्यादातर जो हिली एरिया होते हैं, हिली एरिया ये पूरा पहाड़ वाला है ना, हिली एरिया जो होते हैं, हिली एरिया में बारिश के कारण नदियों में क्या होती है? नदियाँ जब बहती हैं, ज़्यादातर पानी जो होता है वो पानी नदियों की मिट्टी को भी लेकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, आप दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई मैंने क्या बोला, तो ये हिली एरिया हो गया अपना। तो हिली में बारिश के कारण नदियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, नदियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो पानी के साथ क्या होता है? पानी, नदियाँ जो होती है, जो पानी आती है नदियों के साथ, तो मिट्टी को भी लेके आती है। किसको लेके आती है? मिट्टी को लेते हैं। अब चट्टानों से टकराएगी भाई, जब आएगी ऊपर से, तो है ना, जो नीचे ज़मीन वमीन होगी उससे टकराएगी, चट्टानों से टकरा देगी, यानी कि इरोजनल एक्टिविटी होगी। क्या होगी? इरोजनल एक्टिविटी, मतलब टूट फूट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? टूट फूट कहते हैं। तो इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इरोजनल एक्टिविटी होने के कारण ऊपर से पहाड़ है, ठीक है, एक स्लोप है, तो स्लोप भी होती है। तो वह चीज़ें जब टूटती हुई स्लोप के कारण नीचे आ जाती हैं, तो जो रिवर वैली होती है, जो ये रिवर वैली है, जिसे हम फुट हिल्स कहते हैं। लड़के जानते होगी फुट हिल्स को क्या होती है। बस सैंडल वाली बात नहीं हो रही भाई, मतलब कुछ भी है, सैंडल बोलेंगे हम। तो फुट हिल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फुट हिल्स जो होते हैं माउंटेन में, वहाँ पर जो आते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? जो रिवर वैली होती है
ठीक है, वहाँ फुटेल्स की बात की जाएगी तो माउंटेन में वहाँ पे आके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये मिनरल्स एक तरह से लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, लेयर में डिपॉजिट चले जाते हैं क्योंकि मिनरल्स ऊपर से टूटते उठते आते हैं, तो डिपॉजिट होने के बाद इसे निकाल लिया जाता है फिर यहाँ से। समझ गए, पहले भी समझ आ गया। एलुवियल वाला डिपॉजिट तो ऊपर से भाई टूट फूट के साथ आती है और फिर उसे जमा कर लिया जाता, निकाल लिया जाता है। आगे देखो, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, ये समझना। ओशन वाटर कहते हैं, ओशन वाटर, ठीक है। तो ओशन वाटर में भी मिनरल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। तो जो डिजोल्व वाटर समझते हैं ना, डिजोल्व वाटर में पाए जाते हैं। इसका एक्सट्रैक्शन जो होता है इतना लार्ज स्केल पर नहीं होता ना, इतना इसके बारे में पूछा जाता है, बट फिर भी जान लेना, ठीक है। ओशन वाटर में जो होता है उससे भी एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, बट इसका इतना यूज़ नहीं है, समझ गए। तो ये तो काफ़ी लंबी मुझे वीडियो लग रही है ना। तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद ये थोड़ा लास्ट टॉपिक बता, फिर ये लोह खनिज वाला अपन देखेंगे। तो रेड होल के बारे में तुम्हें पता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इनका अन्वेषण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। अगर आपको कुछ भी माइनिंग वगैरह करनी है तो आप गवर्नमेंट से डिसीजन ऑर्डर लोगे तभी हो सकता है। किंतु अगर उत्तर पूर्वी की बात की जाए, जनजाति जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो खनिज को स्वामित्व व्यक्तित्व या समुदाय को प्राप्त मेघालय में कोयला या लोह चूना पत्थर डेलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो वो जेवाई और चेरापूंजी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको माइनिंग करते हैं और इसी को रेड होल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल्स लोग करते हैं ना उसको रेड होल कहा जाता है, समझ गए। तो आप लोग एक बारी पढ़ लेना, इतना कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। तो अब चलते हैं अपने लोह खनिज के पास। ये तुम बोलना मत कि मैंने समझाया नहीं, पढ़ लेना यार, जब समझ नहीं आया तो मुझे बता देना ना। तुम यहीं देख लो, टाइम इतना हो गया। हाँ, लोह खनिज क्या होता है भाई? इसे हम कहते हैं फेरस मिनरल। अभी तो पढ़ के आए हैं भाई। फेरस मिनरल्स क्या होता है? फेरस मिनरल्स ये वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेन होता है, समझ गए, ये तो अभी पता था। और हमारी कंट्री में जितना भी मेटलिक मिनरल्स प्रोड्यूस होता है उसे मिनरल्स का 3/4 मिनरल्स का 3/4 ठीक है, वो फेरस मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? फेरस मिनरल्स होते हैं। यानी क्या बोला मैंने? वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेन होता है। हमारी कंट्री में जितना भी मेटलिक प्रोड्यूस होता है ये निकलता है, ठीक है। उस मिनरल का 3/4 जो फेरस मिनरल्स पार्ट होता है। और जितनी भी मेटल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर मेटल से रिलेटेड काम वाम होता है, ठीक है, उन सारी इंडस्ट्री को ये एक बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक बेस फेरस मिनरल्स के प्रोवाइड करवाता है। और अब यहाँ पे हम 2 तरह के फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने तरह के? 2 तरह के फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया 3/4 जो है मिनरल्स इसमें फेरस मिनरल्स में पाए जाते हैं। और तो ये क्या कह रहा है, कुल उत्पादन में मूल्य 3/4 का भाग योगदान करते हैं। ये धातु शोधन के उद्योग में मजबूत किरदार पर प्रदान करते हैं। भारत में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पश्चात बड़ी धातु खनिजों का निर्यात होता है, तो बड़े लेवल पे इसका निर्यात होता है। अब आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे। आयरन ओर, ये कभी पीछे पढ़ा था हमने, आयरन ओर क्या होता है, दोबारा देख लेते हैं। आयरन ओर क्या होता है भाई, इसमें भी समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। लोहा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है, रीढ़ की बैकबोन। तो हर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में आयरन ओर का बहुत बड़ा रोल है। याद रख लेना, हर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में आयरन ओर का बहुत बड़ा क्या है? रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, समझ गए भाई। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए मशीन चाहिए, और मशीन किससे बनेगी? आयरन से बनेगी, ठीक है। और आयरन को कहाँ से आया जाएगा? आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बैकबोन होता है, ठीक है, बैकबोन होता है। अब आयरन ओर 2 तरह के होते हैं, ठीक है, समझना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया
मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैकबोन होता है, क्योंकि सारी चीज़ें मशीन वगैरह इंडस्ट्री में चाहिए बनने के लिए। लेकिन मशीन बनने के लिए लोहा चाहिए, लोहा चाहने के लिए हमें क्या चाहिए, और आयरन और चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन्हें एक्स्ट्रा किया जाता है। अब ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हेमाटाइट, लिखा है इसमें हेमाटाइट, ये रहा हेमाटाइट, और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, दो होते हैं, दो समझना, दोनों आयरन और जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हेमाटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में समझना, मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैग्नेटाइट के बारे में देखो, मैग्नेटाइट क्या होता है। तो ये मैग्नेटाइट की बात करूँ, ये एक और होता है, क्या होता है, और होता है, यानी इसके अंदर मिट्टी भी है, ठीक है, कचरा भी है, और प्रोसेस करने के बाद आयरन निकाला जाएगा। और इसमें 70% कितना परसेंट, 70% आयरन कंटेन होता है। ठीक है, और आयरन कंटेन होता है, और 30% क्या होता है इसका, ये तो आयरन कंटेन होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट पार्टिकल होता है, कचरा, वेस्ट पार्टिकल, तो 30%। और 70% के कारण एक्सीलेंट मैग्नेटाइट क्वालिटी इसकी अच्छी खासी होती है, और इससे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। किसको, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, 70% इसके अंदर आयरन होता है, 30% इसका वेस्ट पार्टिकल होता है, समझ गए। दूसरा हेमाटाइट क्या होता है, हेमाटाइट इसमें 50 से 60% की बात की गई है। तो 50 से 60% आयरन का कंटेन होता है, और इसे इंडस्ट्रियल आयरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका इसकी जो इंडस्ट्री है मैग्नेटाइट से ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हेमाटाइट अलॉय का तरह यूज़ होता है। किसकी तरह, अलॉयज़ की तरह यूज़ होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा यूजेस है, क्योंकि अलॉयज़ की तरह यूज़ होता है, और वह इंडस्ट्री पर्पस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, एलॉयज़ सारे समझते हो ना, मिक्सअप जो होते हैं, चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको आयरन ओर के बारे में बता दिया। अब जो है आगे चलते हैं अपन। देखो 1 घंटा हो गया अपने को, बताओ। भारत में लो एस की पेटियाँ की बात की गई है। ये भी समझाना है भाई। 10 मिनट और ले लेते क्लास, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक काम करेंगे अपन, एक और वीडियो बना लेंगे। यार क्या हो गया, टाइम बहुत है अपने पास, टाइम नहीं है, अरे है तो यार। तो अपन इसको पढ़ रहे भाई, इसमें अपने को मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी मैप बना देता हूँ मैं, यही बना दूँ क्या, यहाँ बना देता हूँ साइड में। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, ये माइनिंग जहाँ जहाँ पे है ना, ये उसकी बात की जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊपर, ये रहा चौथा था, ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दे रहा हूँ। भारत की लो एस्क पेटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये पारादीप है पहले वाला, क्या ये पारादीप, किताब में लिखा हुआ देख लेना। पारादीप, विशाखापट्टनम बता दिया मैंने तुम्हें। और ये मैंगलोर करके होगा, मैंगलोर या मंगलोर करके होगा, मैंगलोर। और ये है चौथे वाला क्या है भाई, महाराष्ट्र, गोवा, पैटी, रत्नागिरी होगा। नहीं, देख लेना यार। मारमागाँव, कौन सा, मारमागाँव। ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, मारमागाँव। ठीक है, चारों का नाम बता दिया मैं तुम्हें, आप समझो क्या कहा गया मैंने। पहले वाले का नाम देखो, पहले वाले का नाम क्या है भाई, बताओगे जरा। पहले वाले का नाम है उड़ीसा झारखंड प्लेट्यू,
उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लोहा मयूर भंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकला जाता है। तो ये बादाम पहाड़ जो है ना, ये किसके नाम है, ये सब बताओ, ये माइंस के नाम है, किसके, माइंस के नाम। तो एक पारादीप पोर्ट है यहाँ पे, मैंने बताया ना आपको, ये रहा पारादीप दिख रहा है। तो पारादीप पोर्ट होता है, उसके द्वारा इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इतना प्रोड्यूस हो रहा होता है कि उसे एक्सपोर्ट भी करना होता है, ठीक है। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है। हेमाटाइट मैंने आपको पीछे बता दिया क्या होता है, खदानों से निकाला जाता है। इसी से झारखंड के सिंगभूम जिले में गोवा और नोवामुंडी से हेमाटाइट इसका खनन किया जाता है और इसे पारादीप के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला, क्या नाम बोला मैंने, बेला डीला, ये भी याद रखना कि यहाँ पे हेमाटाइट और पाया जाता है। कहाँ पे, दुर्ग बस्तर पेटी में, ठीक है, हेमाटाइट पाया जाता है। अब बेला डीला क्या होता है, तो लोकल लैंग्वेज में यानी बेला, बेला का मतलब क्या होता है बताओ, बेला का मतलब होता है बैल, क्या होता है, बैल, ठीक है। और डीला का मतलब होता है, ढीला नहीं, डीला, डीला का मतलब होता है बैल का हम, बैल का हम, इस तरह के होता है ना हम। तो ये सारे, तो ये जो माउंटेन है एक ऑक्स की तरह दिखती है, किसकी तरह, ऑक्स की तरह दिखती है, इसलिए इसे बेलाडीला कहा गया है। और पास में पोर्ट जो है विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो दुर्ग वाला पार्ट है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, समझ गए। तीसरा नाम बड़ा खतरनाक है, बल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट, ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है भाई वाह। तो ये पहला मैंने बताया पारादीप वाला, दूसरा मैंने बताया आपको विशाखापट्टनम से, तीसरा क्या मैंने बोला, बल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट, ठीक है। कर्नाटक की इस पेटी में लो एस की बृहत राशि संचित और कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस है, क्या है, कुद्रेमुख माइंस है, ठीक है। तो 100% एक्सपोर्ट पर्पस के से बनाई गई है, किसके लिए, 100%, पूरा का पूरा 100% किस लिए बनाई गई है, एक्सपोर्ट के पर्पस से बनाई गई है, ठीक है। यानी जितना भी आयरन ओर प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट होता है। और मैंगलोर पोर्ट, मैंने क्या बताया, नाम बताया था, मैंगलोर पोर्ट, ये रहा मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। मैंगलोर पोर्ट से इसको मैंगलोर पोर्ट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अब कर्नाटक की लोकल लैंग्वेज में कन्नड़ तो क्या होता है, कन्नड़ होती है, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख का मतलब होता है, कुद्र का मतलब होता है हॉर्स, क्या होता है, समझना इसको, मैंने वाला कुद्रेमुख है, ठीक है, कुद्रेमुख का मतलब समझना। अब ये कर्नाटक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आगे है ना, तो लोकल लैंग्वेज इसका मतलब भी तो समझना जरूरी है। तो जो कुद्रेमुख है उसका मतलब समझो, यहाँ पे कुद्र जो है, कुद्र, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉर्स, क्या होता है, हॉर्स, क्या होता है, हॉर्स होता है। और जो कुद्रेमुख है, जो हॉर्स के चेहरे के जैसा समान दिखता है, ठीक है। और इस हॉर्स की, तो इसलिए इसको नाम क्या है, कुद्रेमुख। और इस हॉर्स की जो पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है, इस हॉर्स को कैसे भेजा जाता है, पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है, याद रखना। अब तुम बोलो कैसे भेज दोगे पाइपलाइन के द्वारा, ये तो कुछ भी मतलब बोल दिया सर ने। इसे स्लरी, जिसे स्लरी में कन्वर्ट, यानी कि ओर को पानी में मिलाकर भेजेंगे, फिर बाद में उसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। पानी में मिला के इस ओर को मिलाया जाता है और फिर भेज देते हैं पाइप के द्वारा और फिर इसे निकाल लिया जाता है, समझ आ गया। लास्ट है महाराष्ट्र, ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र के राज्य रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पे, रत्नागिरी जिले में स्थित है। और यहाँ का लोहा तो इस प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता का दोहन किया जाता है। मरमागांव पतंगे इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है भाई, समझ गए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, इतना याद कर लेना। मैग्नीज बता देता हूँ लास्ट, ठीक है, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में लगभग, ये आया ना बात। तो इसके और जो होते हैं जिसमें मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पाउडर की फॉर्म में भी होता है, किसकी फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। तो कोर मेटल की फॉर्म में भी पाया जाता है ये,
और जिसे बहुत सारे मेटल के साथ में भी मिलता है और फिर इसे मिनरल्स के साथ में मिक्स किया जाता है अलॉय बनाने के लिए। किसके बनाने के लिए? अलॉय। समझ गए? क्या बनाने के लिए? अलॉय बना। तो मैंने क्या बताया? अलॉय बनाने के लिए। अब इससे मैं एक बारी दोबारा समझाता हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा तुम्हें तो देखो होता क्या है। तो मैग्नीज के जो ओर्स होते हैं, मैग्नीज के जो ओर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पाउडर के फॉर्म में भी ये पाया जाता है। अब और मेटल की फॉर्म में ये और मेटल की फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे मेटल के साथ में इसको मिलाया जाता है और फिर दूसरे मिनरल्स के साथ में भी इसको मिक्स किया जाता है अलॉय बनाने के लिए। तो अलॉय का मतलब क्या है? दो मेटल का मिक्सर। अलॉय का मतलब क्या? दो मेटल का मिक्सर, तो अलॉय कहलाता है। और फेरस मैग्नीज अलॉय और स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टील, ठीक है। अलॉय और स्टील बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम एक टन स्टील प्रोड्यूस करना है तो 10 केजी मैग्नीज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर एक टन हमें बनाना है तो 10 मैग्नीज का हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्या बनाना है? एक टन स्टील बनानी है अगर तो, ठीक है। तो ये पढ़ लेना भाई, समझ आ गया होगा आपको। और आगे मैंने ये आपको बता दिया, ये उड़ीसा में है और दुर्ग, बस्तर, चंडीगढ़ प्लेट्यू ये आपके विशाखापट्टनम प्लेट्यू में है। और बेला डीला का मतलब बता दें बैल, और डीला मतलब बैल का हम की तरह होता है ये, ठीक है। तुकमुड़ू पेटी के बारे में मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। जिसमें कुंदुरमुख है तो इसको कुंदुरमुख क्यों कहा कि घोड़े की चेहरे की तरह है, मैं पता नहीं क्या नाम है इसका। और सलड़ी में इसको भेजा जाता है पानी में मिलाकर। और महाराष्ट्र के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो है आगे ये मैप है, ये वही मैप है मैंने बताया ना आपको। क्या बताया मैंने? पारादीप ये रहा, विशाखापट्टनम ये रहा, और मंगलुरु ये रहा, और मरमागांव, ठीक है। ये 4 पोर्ट तुम्हें दिखाए गए हैं। इन 4 पोर्टों के अंदर इसको भेजा जाता है, ठीक है। और देख लेना इसको, ये रहा कुंदुरमुख, ठीक है, चिकमगलुरु, तुकमुरु, ठीक है, बल्लारी, चित्रकूट। तो ये पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। फिर आगे इसका सेकंड पार्ट करवाएंगे। कितना रह गया? हाँ हो ही गया, बस सेकंड पार्ट करा देंगे इसका। फिर सेकंड पार्ट खींचेगा लंबा भाई एक और, ठीक है। इतना समझ आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे पहुँचाओ। वेरी थैंक यू सो मच, बाय।